स्टूडेंट्स। इस क्लास में जो आज हम बात करने वाले हैं वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब बात आती है तो इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स आपको याद करने हैं, क्रोमोसोमल और दूसरा आपको याद करना है जीन म्यूटेशन, की जीन में होने वाला चेंज। हमारे सिलेबस में पीओआई के अंदर जो हमें यहाँ डिजीज पढ़ाए गए हैं बच्चे, वो जीन म्यूटेशन के ही है। समझ रहे हैं, मतलब जीन में आने वाला चेंज है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, और चाहे थैलेसीमिया हो। ये 5 डिजीज हमारे यहाँ पर हैं, जिनमें से 2 एक्स लिंक्ड और 3 रिसेसिव हैं, ऑटोसोमल। बात आती है कि सारी बातें आपने जो बोली ये क्या है, तो ये मैं इस क्लास में आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात, जैसे ही आप शुरू करते हैं बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाती है। देखिए, पेडिग्री एनालिसिस आप किसी के लिए भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पीओआई वाले चैप्टर में ये बेसिकली ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, मतलब पेडिग्री एनालिसिस हम ह्यूमंस के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पेडिग्री का मतलब क्या है, पेडिग्री की जरूरत क्या है, पेडिग्री क्या है, ये सब बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर, या फिर उसके बाद बच्चे मॉर्गन आए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला पर, तो ये कर पाए आप इनके बारे में स्टडी, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ह्यूमन से कम है। तो बताइए कि एक ह्यूमन अपने जीवन काल में, अपने लाइफ के अंदर, लाइफ स्पैन के अंदर कई बार पी प्लांट्स की ग्रोथ देख सकता है। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, है ना, जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6, जनरेशन 7, ऐसे कंटिन्यू से आप जनरेशन ला सकते हो। ऐसा ही ड्रोसोफिला के साथ भी है। लेकिन आप ह्यूमन के बारे में, खुद के बारे में सोच के देखिए, एक ह्यूमन जिसकी खुद की उम्र बच्चे ऑन एवरेज हम 70 से 80 साल मान लेते हैं, 100 साल भी मतलब जी जाते हैं आदमी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज हम 70 साल 80 साल की एवरेज एक ह्यूमन की मान लें, तो आप बताइए कि आप उसे अगर स्टडी करना चाहेंगे ना, तो वो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि लाइफ स्पैन लंबा है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन अपनी, जब अब अपने वंशावली की बात करें, उसके वंश की बात करें, उसकी पेडिग्री की बात करें, उसके पीछे जो उसके दादा है, मतलब अपने शुरू करिए अपने आप से, मैं, पापा, फिर उसके बाद ऊपर पापा और मम्मी दोनों पेरेंट्स हैं मेरे, तो दादा दादी नाना नानी। अब दादा दादी और नाना नानी जो है उनके भी पेरेंट्स, अब उनके भी दो दो पेरेंट्स हैं ऊपर। दादा के भी 2 पेरेंट थे, दादी के भी 2 पेरेंट थे, तो 4 पेरेंट उनके हो गए। सही है। ऐसे करते जाओगे ऊपर की तरफ तो पेरेंट्स के नंबर बढ़ते रहेंगे। और बताइए कि ह्यूमन जेनेटिक्स में ऊपर की तरफ जब हम दादा से ऊपर जाते हैं, तो ह्यूमंस इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मेल और फीमेल के नंबर, कि वो होच-पोच हो जाता है काम। और आप याद रखिए कि ह्यूमंस के बारे में ये बात सही है कि हमें हमारा ज़्यादा लंबा जो बच्चे पेडिग्री एनालिसिस है वो नहीं पता होता। हम हमारे दादा-दादी तक, और अपने दादा-दादी जो होते हैं वो अपने मम्मी-पापा तक, बस इससे ज़्यादा जानकारी नहीं होती हमारे पास कि हमारा कहाँ से चला आ रहा है वंश, वो चला आ रहा है। होता है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जनरलाइज़ अगर मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं पता ना मुझे। तो आप बताइए कि एक तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, दूसरा आप बताइए इसका अगर हम एनालिसिस करने बैठे हैं जनरेशंस का, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको आसान करने के लिए बनाया गया है पेडिग्री एनालिसिस को। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो पेडिग्री एनालिसिस वाला टॉपिक है वो इतना टफ है नहीं, जितना कि टफ बना दिया गया है। एनसीईआरटी के अंदर जो पेडिग्री एनालिसिस है, आप उसी को क्लियर करिए और उसमें दिए गए जो डिजीज हैं बच्चे, उनको स्टडी करिए, आपका काम हो जाएगा, है ना, आसानी से हो जाएगा। इस बात को समझिए आप, आपको ज्यादा चीजों को होच-पोच करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पेडिग्री एनालिसिस की बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा, और उसके बाद मैं डिजीज पढ़ाऊंगा, और डिजीज के साथ ही मैं उसका पेडिग्री बता दूंगा। जैसे मैंने हीमोफीलिया पढ़ाया, तो हीमोफीलिया के साथ ही उसका पेडिग्री आपको पता होना चाहिए। हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, तो उसके साथ ही उसकी पेडिग्री बना के हम क्लियर कर लेंगे चीजों को। उससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो वहीं से आएगा, इधर उधर से कहीं आना नहीं है। यही डिजीज है 5, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है। यही 5 डिजीज, इनका ही क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल जो कैटेगरी के डायग्राम दिए गए हैं, उनमें से क्वेश्चन, बस। इसके अलावा इधर से कोई क्वेश्चन आना नहीं है। इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें करने के बजाय आप केवल सिलेबस की बात करिए, आपका काम हो जाएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें पेडिग्री एनालिसिस यही डिटेल करके जानी है सारी की सारी। तो आप ना, पेडिग्री एनालिसिस में एनसीईआरटी हमें कुछ सिंबल्स बताती है, आप उन सिंबल्स को स्टडी कर लीजिए। जैसे ये डब्बा है, मतलब ये स्क्वायर बनाया है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाई है। अब चाहे आप स्फेरिकल बनाओ, चाहे आप स्फीयर बनाओ, है ना, तो इसे लिखा गया है मेल, मतलब ये जो डब्बा है मेल को रिप्रेजेंट करेगा।
ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये आपको याद करने हैं कि नॉर्मल है, इनमें कोई डिजीज आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब डिजीज की बात कर रहे हैं, तो इनमें कोई डिजीज आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर इसको मैं बच्चे यहां से क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा कलर से, तो फिर हम बताएंगे कि भाई ये जो मेल या फीमेल है ये अफेक्टेड हो जाएंगे, है ना। अगर आप इसे मतलब यूं बनाते हैं तो ये अफेक्टेड मेल हो जाएगा, और अगर आप इसे यूं बनाते हैं तो ये अफेक्टेड फीमेल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा कि भाई ऐसा करके हमें दिया गया है, तो ये है अनस्पेसिफाइड सेक्स, मेल फीमेल का कोई मतलब रोल नहीं। और इसी को अगर यूं करके यूं कर दिया जाए तो इसका मतलब इस ये अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स। अब क्या है कि आपको पेरेंट्स में मतलब क्रॉस होता हुआ दिखाना है, तो बताइए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, अगर इन दोनों को एक लाइन से यूं जोड़ दिया जाए, मेल और फीमेल को दोनों को अगर एक लाइन से यूं जोड़ दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं बच्चे मैटिंग। मतलब ये पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी हम पेरेंट्स लिखेंगे हम यूं ही लिखेंगे, ठीक है। और ये जो हम लिख रहे हैं वो इंडिविजुअल्स के बारे में लिख रहे हैं, ये सब जो लिखा है हमने ये, हाँ ये इंडिविजुअल्स के बारे में है, कि भाई एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। लेकिन यहां हम जोड़ा दिखा रहे हैं मेल और फीमेल का, मैटिंग दिखा रहे हैं, मतलब ये पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगर यहां बच्चे आपको ये सिंबल यूं देके एक लाइन की बजाय दो लाइन सी खींच दी जाए, तो बताते हैं कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसे हम कॉन्साजेनस मैटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया है कि भाई क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें यहां क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली ये भी रिप्रेजेंट तो पेरेंट्स को ही कर रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा, ये कि ये पेरेंट्स में मेल और फीमेल रिलेटिव्स ही होंगे। लेकिन जनरलाइज क्वेश्चन आपको बताना है कि इस पे हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाएगा। हमें जैसे ये बना के दिया गया है एक, तो ये बताइए कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट्स को, है ना। या तो मैं मेल पहले रखूंगा या फीमेल बाद में, या फिर मेल फीमेल पहले रखूंगा और मेल बाद में, और इसके नीचे लाइन खींच के यूं ये हमें दिखाई जाएंगे इनके बच्चे। ये इनमें मैटिंग के बाद दिखाई गई है बच्चे नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये दिखाई गई है जनरेशन। मतलब ये हो गए पेरेंट्स, तो ये बताइए ये हो गए इनके चाइल्ड। ये सिंबल सब जानते हैं, सिंपल बातें हैं ये तो। ये हो गए चाइल्ड। अब चाइल्ड में क्या करना है कि जैसे ये वाला एक हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो पढ़ा, उसमें फीमेल पहले मेल बाद में रख के हमने ये पढ़ा, तो आप बताइए इसमें ये पहला बच्चा काउंट होगा या दूसरा और या तीसरा, मतलब लेफ्ट टू राइट चलना है आपको काउंट करने के लिए। मतलब कभी भी आपको इसे पहला बच्चा नहीं बताना। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पेरेंट्स का पहला बच्चा, ऐसे डायग्राम बना हुआ और ये लिखा गया कि पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड, तो आप फर्स्ट चाइल्ड इसे मानेंगे। इस वाले सिंबल को आप देख लीजिए कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसे इधर लिखा हो कि पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड, तो इधर देखो फर्स्ट चाइल्ड मेल है, इस वाले में फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है। जैसे मैं पेरेंट्स के बाद चाइल्ड बता रहा हूं, तो आप इनको जनरेशन्स भी बता सकते हैं कि भाई ये जनरेशन 1 आई है, ये जनरेशन 2 आई है। इसके बाद हम इनकी भी आगे मैटिंग करवा सकते हैं। देखो ये सेम पेरेंट के हैं तो बहन भाई हैं, ये सेम पेरेंट के हैं तो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं। इसका मतलब इनका अगर आप क्रॉस दिखाओगे तो ये समझना कि किसी और तीसरे पर्सन, इसके अलावा कोई पर्सन होना चाहिए पेरेंट्स के लिए। अगर आप इनको ही पेरेंट बना दोगे ना बच्चे, मेल फीमेल जो है इनको ही अगर पेरेंट बना दोगे, तो फिर वो क्लोज रिलेटिव्स हो जाएंगे। और ह्यूमंस में इतनी अकल आ गई है, उनको ये समझ आ गई है कि हम अगर बच्चे क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें अगर क्रॉस करवाएंगे, तो आप बताएंगे कि कैरेक्टर्स में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। ये समझ एनिमल्स में नहीं है, दूसरों में। हमारे अंदर ये समझ डेवलप हो गई है
इसे हमें समझना होगा। तो हम ये टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये आपको यहां पर ध्यान देनी है बातें, ठीक है। अब आप समझिए कि ये तो मैंने नॉर्मल सी चीज आपको बता दी, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए जिसमें आप कहें कि भाई ये वाला कंडीशन आ गया, देखो मैंने गोला लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया है कि पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन इनका जो चाइल्ड है ना, ये अफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड चाइल्ड है, पेडिग्री में शो कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगर इधर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि भाई जैसे ये मेल फीमेल थे, इसमें अगर आप देखेंगे तो अफेक्टेड जो है बच्चे वो पेरेंट है, अफेक्टेड जो दिख रहा है वो आपको पेरेंट दिख रहा है, तो आप बताएंगे यहां पर ये अफेक्टेड पेरेंट होगा, ये समझना होगा आपको बात, है ना। एक तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अफेक्टेड के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भी मेरे को कोई मेल और फीमेल पेरेंट थे, उनके आप बताइए कि भाई 1 2 3 4 5, 5 ही लिखो, एनसीईआरटी में 5 का एग्जांपल है, तो बताइए इनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे और पांचों के पांचों की अगर मैं बात करूं, और पांचों बच्चे नॉर्मल थे, 5 बच्चे थे और पांचों बच्चे नॉर्मल थे, तो बताइए कि ऐसे कैटेगरी 5 10 15 की हम अगर दिखाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। उस उससे बढ़िया है कि आप ऐसा एक डब्बा बना के उसमें नंबर लिख दीजिए, जितना नंबर इस डब्बे के अंदर होगा वो टोटल नंबर ऑफ, हाँ, चाइल्ड ऑफ द जनरेशन होगा, ये आप ध्यान देना बच्चे, ठीक है। लेकिन आपने इसके अंदर नंबर रखा है, इसको डार्क तो नहीं किया, इसके अंदर नंबर रखा है, इसे डार्क तो नहीं किया, इसका मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ, हाँ, बच्चों का नंबर है और सारे के सारे ऐसे हैं, अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है, बताना ये अनअफेक्टेड है। तो आप बताइए टोटल नंबर्स ऑफ अनअफेक्टेड चाइल्ड, कि भाई ये बच्चों के नंबर है और वो सारे के सारे बच्चे क्या है, अनअफेक्टेड है। तो सबसे पहले तो समझो कि भाई पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों है, तो आपको बताना होगा कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन क्या है, बड़ा है, तो ह्यूमंस के जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स की स्टडी करने के लिए हम एक फैमिली ट्री बना लेते हैं, जिससे कि हम उसकी पेडिग्री कह देते हैं। वो फैमिली ट्री कैसे बनता है, कैसे होता है, वो सारी बातें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, बस अभी आप सिंबल याद कर लीजिए। अगर मेल नॉर्मल है तो ऐसे बनाएंगे, फीमेल नॉर्मल है तो ऐसे बनाएंगे, अफेक्टेड मेल है तो उसमें आपको उसको भर देना है अंदर से, अफेक्टेड फीमेल होगी तो उसको भी अंदर से आपको भर देना है, खाली नहीं रखना गोला। अनस्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड अगर सेक्स है तो अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए भी आपको ध्यान रखनी है ये बात। और अगर अफेक्टेड आप बना रहे हो बच्चे अनस्पेसिफाइड सेक्स को, तो भी आपको उसको अंदर से क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, मतलब अफेक्टेड बताते टाइम अंदर से आप उसे कलर से फिल कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो पेरेंट्स आपको नॉर्मली यही बताने हैं जो ऊपर वाला डायग्राम है, नीचे वाले पेरेंट्स क्लोजली रिलेटिव होते हैं, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स में ये बहुत रेयर होता है बच्चे, ये ध्यान रखना। क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं सिबलिंग्स की अगर हम बात करें तो इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा, हमें ज्यादा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस में ये समझ डेवलप हो गई है, मैं अभी अभी ये बात बता के आया हूँ, और ये आपको रिप्रेजेंट करनी है पेडिग्री से, जिसमें ये पेरेंट्स और ये बच्चे। आप बताइए कि पिछले सालों के अंदर एग्जाम में अगर पिछले 10 साल में देखें तो इतना कोई टफ पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं आया है, जितना कि पेडिग्री एनालिसिस को टफ बना दिया गया है। छोटा सा टॉपिक है बच्चे, एक पेज का, डिजीज के साथ इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से, डिसऑर्डर्स के साथ आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इसे तैयार कर पाएंगे। लेकिन बच्चे को लगता है कि भाई पता नहीं पेडिग्री एनालिसिस क्या ही इतना बड़ा हुआ है। दूसरी चीज है कि भाई मेरे को कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में कितना आता है। और पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन सिंपल पेडिग्री पूछी गई है आज तक, आप कभी पीवाईक्यूज करके देखना, आपको समझ आएगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई बच्चे को लगता है कि देखो यार टीचर ने हमें बताया है तो इंपॉर्टेंट होगा, मैं वही कह रहा हूं कि मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कितना आता है, तो चीजों को सिंपल करिए, सबसे पहली बात। फिर दूसरी चीज क्या है कि टीचर की तो ये चीजें क्या परमानेंट मेमोरी में आ गई हैं, उसको पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं, टॉपिक को पढ़ाते हुए कि बार बार टॉपिक पढ़ा पढ़ा के उसके ये चीजें क्या हो गई हैं, हाँ, परमानेंट मेमोरी में आ गई हैं, तो वो तो शुरू से लेके एंड तक सारी लाइनें एज इट इज बता देंगे, लेकिन उसमें बच्चे की परमानेंट मेमोरी में थोड़ी जाएंगे ये टॉपिक सडन। तो आपको केवल उतना ही करना है नीट के लिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, सिंपल सी बात है। तो मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कितना आता है। तो जैसे ही आप मेंटली एंड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बाद,
एनसीईआरटी पेडिग्री एनालिसिस के बाद अगला टॉपिक आपको देती है मेंडलियन डिसऑर्डर्स। मैं आपको ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगना शुरू हो जाए। तो मेंडलियन डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मेंडलियन डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है। आप बताएंगे कि भाई हमारे पास अगर हम यहां म्यूटेशंस की या जेनेटिक चेंजेस की बात करें, अगर मैं जेनेटिक चेंजेस की बात करूं, सही है, मतलब मैं इसे कह सकता हूं एक तरह से म्यूटेशन। तो आप बताइए, म्यूटेशन हमने दो तरह का पढ़ा। एक हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने पढ़े थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, क्रोमोसोम्स के नंबर का बढ़ जाना, क्रोमोसोम के नंबर का कम हो जाना, याद है आपको? वो जो था ना क्रोमोसोमल, उसे क्रोमोसोमल हम क्या म्यूटेशन बोलते हैं या डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था बेटा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन किसी जीन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाना, नाइट्रोजन बेस का ऐड हो जाना, नाइट्रोजन बेस का हट जाना, मतलब न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना, न्यूक्लियोटाइड का हट जाना, न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप ऐड हो जाना, क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हो जाना, वो सब किस में आते हैं? जीन म्यूटेशन में। इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन भी था। तो आप बताएंगे बेसिकली हमें इन्हें बोलना है मेंडलियन डिसऑर्डर। उसका रीजन क्या है? मेंडलियन डिसऑर्डर इन्हें क्यों बोलना है? क्योंकि मेंडल ने कहा था कि भाई जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सुनिएगा फिर मेंडल की बात बताता हूं। डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर होता है। जैसे मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं, तो आप बताइए कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि मेरा एक कैरेक्टर है जो कि कलर को डिफरेंशिएट करना है, वो एबिलिटी मेरी खत्म हो गई, एक कैरेक्टर खत्म हो गया। और एक कैरेक्टर किसी एक फैक्टर से ही रेगुलेट होता है, उस फैक्टर को जाके हमने फ्यूचर में जीन बोलना शुरू किया। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आप गायब कर दो या पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आप बढ़ा दो, तो यहां एक कैरेक्टर थोड़ी मल्टीपल कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है और क्रोमोसोम पर मल्टीपल जीन होते हैं। तो आपको बेसिकली जो जीन म्यूटेशन होता है ना, उसे मेंडलियन डिसऑर्डर बोलना है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया, पढ़ाते ही डिसऑर्डर्स को एक लाइन लिखी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडलियन डिसऑर्डर्स। और हमारा जो टॉपिक यहां पर हेडिंग किया गया है, वो हेडिंग क्या किया गया है, तो हम कहते हैं मेंडलियन डिसऑर्डर्स हेडिंग किया गया है। तो वही आपको समझना है बेटा कि हम बात यहां मेंडलियन डिसऑर्डर मतलब जीन वाले म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक फैक्टर एक करेक्टर रेगुलेट कर रहा था, एक जीन एक करेक्टर रेगुलेट कर रहा था, उसी एक जीन के अंदर चेंज आया है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी हमें कुछ एग्जांपल्स देती है। एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल में लिख के दिया हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, फिर एनसीईआरटी लिख के देती है थैलेसीमिया। सही है, ये हम फिनाइल कीटोन्यूरिया ऐसे करके, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब इसमें आएंगे। किसमें आएंगे? इसमें से बताओ, एनसीईआरटी ने आगे हमें हीमोफीलिया पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने हमें कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने हमें सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने हमें थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाया है। लेकिन एनसीईआरटी ने मेंडलियन डिसऑर्डर्स में एग्जांपल तो दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, लेकिन ये हमें एनसीईआरटी ने पढ़ाया नहीं है आगे। डिजीज हमें जो डिटेल में आगे पढ़ाए हैं वो एनसीईआरटी ने केवल 5 ही पढ़ाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं आपके साथ जीन म्यूटेशन की या मेंडलियन डिसऑर्डर्स की। मेंडलियन डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, समझना चाहिए कि एक जीन में ही चेंज आ रहा है, इसलिए हम इसको मेंडलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं, मेंडलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, अब इस मेंडलियन डिसऑर्डर की जब आप बात करेंगे बच्चे, तो उसमें आपके पास टोटल 6 एग्जाम्पल हैं, जिनमें से 5 एनसीईआरटी के अंदर हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस को एनसीईआरटी ने हमें नहीं पढ़ाया है। दूसरी बात, जब हम जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको दो चीजें और समझनी होंगी। मेंडलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, मेंडलियन डिसऑर्डर्स को आप जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं, मेंडलियन डिसऑर्डर्स को आप जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं। तो आप समझिएगा मेरी बात, मेंडलियन डिसऑर्डर या जीन म्यूटेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, मेंडलियन डिसऑर्डर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहले बोलो ऐसे डिजीज
जिनके जीन ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट हो उन्हें ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स का नाम देंगे हम। जिनके जीन ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट हो उनको हम ऑटोसोमल का नाम देंगे। और दूसरे हमें पढ़ने हैं बच्चे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स का मतलब हो गया जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब जब आप ऑटोसोम्स की बात करोगे तो ऑटोसोम्स में हमारे पास आगे दो तरह के जीन होते हैं। एक होता है ऑटोसोम डोमिनेंट और एक होता है ऑटोसोम रिसेसिव। अगर आप डोमिनेंट की बात करो तो मेंडल ने क्या कहा था कि भाई अगर मेंडल की बात करो तो अगर डोमिनेंट की बात करोगे तो कैपिटल ए लिखोगे तो बताओगे कि डोमिनेंट का करेक्टर रिप्रेजेंट होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए लिखोगे तो भी डोमिनेंट का करेक्टर रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप रिसेसिव करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो दोनों ही रिसेसिव को एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा। मतलब डोमिनेंट होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट हो जाता है, शो हो जाता है, लेकिन रिसेसिव जो होता है वो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। वहीं आपको सेक्स लिंक्ड के बारे में याद करना होगा तो इसमें दो आपको एग्जांपल याद करने हैं। पहला आपको याद करना है एक्स लिंक्ड, क्योंकि सेक्स लिंक्ड की बात करो तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स या एक्स वाई आपको ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं। तो आपको समझना होगा कि भाई एक तो आपको याद करने हैं एक्स लिंक्ड और दूसरे आपको याद करने हैं वाई लिंक्ड। मैं आपको दो चीजें यहां क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी ने हमारे साथ यहां पर एक बात का जो ख्याल रखा वो ये कि डिसऑर्डर्स जो हमें बताए हैं वो केवल और केवल रिसेसिव के बताए। एनसीईआरटी ने डिसऑर्डर्स हमें यहां पर जो बताए हैं वो केवल और केवल किसके बताए हैं, तो हम कहते हैं कि डिसऑर्डर्स हमें केवल रिसेसिव के ही बताए हैं, डोमिनेंट के नहीं बताए हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम एक्स लिंक की बात करेंगे तो एक्स लिंक में भी दो चीजें आ जाएंगी, वही कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो बताएंगे कि एनसीईआरटी ने हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही यहां पर पढ़ाए हैं, वाई लिंक्ड का कोई हमें डिजीज नहीं पढ़ाया यहां पर एनसीईआरटी ने, और हमें ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ही एनसीईआरटी यहां पढ़ाती है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट की अगर आप एक्स लिंक की बात करो तो जैसे मैं कहूं कि एक्स एक्स में अगर डोमिनेंट की बात करूंगा तो जीन ए और एक्स ए ये रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, एक्स ए और एक्स ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपने आप को, या स्मॉल ए, इसमें स्मॉल ए रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपने आप को, कौन रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल वही सेम चीज है। बस ध्यान रखना कि ऑटोसोम्स की बजाय जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ऐसा इधर भी है। इधर आपको बताना होगा कि एक्स स्मॉल ए और एक्स स्मॉल ए होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। वाई लिंक्ड में भी वही दो चीजें हैं, बोलो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, यस और नो। तो आप बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेंट रिसेसिव वाई लिंक के साथ आपको कुछ याद नहीं करना। अगर ऐसा याद करना होता तो फिर आपको गड़बड़ हो जाती ना आपके लिए। उसका रीजन क्या है कि वाई क्रोमोसोम कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में आता ही नहीं है। आप बताओ ना ऐसा कौन सा मेल है जिसमें वाई वाई मिलते हैं, वाई वाई मिलते नहीं, बोलो एक्स वाई मिलते हैं। और वाई पर अगर जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट रिसेसिव कोई भी हो वो रिप्रेजेंट हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारे पास वाई लिंक का कोई भी क्रॉस मतलब आपके पास डिजीज नहीं है, इसके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट का कोई भी डिजीज हमारे पास नहीं है। हमें जो डिजीज याद करने हैं वो केवल और केवल रिसेसिव ऑटोसोमल में याद करना है और एक्स लिंक्ड में आपको रिसेसिव में याद करना है। जैसे इसमें आप एक तो याद कर लो कलर ब्लाइंडनेस को, और इसमें एक याद कर लो आप हीमोफीलिया को, ये दो डिजीज हो गए। ऑटोसोमल अगर हम रिसेसिव की बात करते हैं तो बच्चे इसमें एक तो एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया का, एक एग्जांपल हमारे पास है फिनाइल कीटोन्यूरिया का, एक एग्जांपल हमारे पास है थैलेसीमिया का, और एक एग्जांपल हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। ये एनसीईआरटी में है लेकिन इंट्रोडक्शन में है मेंडेलियन डिसऑर्डर के, इसके बारे में एनसीईआरटी ने डिटेल नहीं पढ़ाई है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होता है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये तीन डिजीज तो आपको याद करने हैं, कौन से, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको याद करने हैं, और एक आपको यहाँ दो याद करने हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड के लिए, एक्स लिंक्ड के लिए ये एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इसके दोनों के जीन, ये ध्यान रखिएगा अब बात। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम आगे का टॉपिक। तो सबसे पहला जो डिजीज है बच्चे वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो अब हम कलर ब्लाइंडनेस को स्टडी करेंगे।
और फिर उसकी पेडिग्री एनालिसिस भी साथ के साथ ही कर लेंगे, ताकि कल को एग्जाम में क्वेश्चन अगर कलर ब्लाइंडनेस पे भी आता है तो हम एग्जाम में क्वेश्चन उसका अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो डिजीज में सबसे पहला डिजीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है बच्चे कलर ब्लाइंडनेस। चलिए शुरू करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। तो सबसे पहला डिजीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चे कलर ब्लाइंडनेस। आप बताइए कि आई के अंदर जो हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर आपको बताना होगा बच्चे कि रेड और ग्रीन कॉर्न जो होता है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि आप रेड कलर और ग्रीन कलर जो है, ह्यूमन जो ऐसा होगा कलर ब्लाइंड, उसमें रेड कलर और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं होगी। मतलब दो कलर को लेकर वो क्या होता है, ब्लाइंड हो जाता है। ये दो कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, किस किस में, रेड और ग्रीन में, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी बात, ये जो डिसऑर्डर हमारे पास है बच्चे, ये एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स क्रोमोसोम पर है और रिसेसिव की वजह से होता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो बता देता हूं कि इसके जीन को अगर मैं स्मॉल सी से लिखूं तो ये आपको बताना होगा कि रिप्रेजेंट होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा फीमेल्स के अंदर। जैसे आप पेरेंट्स की बात करें, जैसे मैं फीमेल पेरेंट की बात करूं या फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में ये जीन आपको मिलेगा एक्स सी स्मॉल और एक्स। भाई फीमेल का जो अगर हम देखें बच्चे जीनोटाइप तो एक्स एक्स होता है ना। अब आप बताओ एक्स और एक्स में से किसी एक एक्स पर स्मॉल सी प्रेजेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो रिसेसिव दिखते ही नहीं। लेकिन अगर फीमेल में ये कंडीशन एक्स सी वाली है तो फीमेल इसमें अफेक्टेड दिखेगी। तो ये तो नॉर्मल है ही फीमेल, यहां पर फीमेल आएगी तो नॉर्मल, मतलब इसमें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं आएगी क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखता ही नहीं है। लेकिन आपको बताना होगा कि ये फीमेल कैरियर है। कैरियर इन द सेंस इसका ये एक्स क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा, फिर उससे अगली जनरेशन में जाएगा, तो ये कैरेक्टर को कैरी करने वाली फीमेल है, कैरेक्टर को कैरी करने वाली फीमेल है। लेकिन इसमें कैरेक्टर के आपको हाँ इफेक्ट दिखेंगे नहीं, लेकिन इसमें आपको दिखेंगे। ये आपको अफेक्टेड फीमेल बतानी है, सिंपल बात है। लेकिन जब आप मेल के केस में आते हैं तो मेल के केस में आपको क्या करना है, मेल के केस में एक्स वाई तो आप बताएंगे नॉर्मल मेल है, लेकिन अगर एक्स वाई है और यहां पर स्मॉल सी प्रेजेंट है तो बताओगे कि ये स्मॉल सी अपने आप को रिप्रेजेंट करवा ही देगा। इसका मतलब ये अफेक्टेड मेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि ह्यूमंस के अंदर कंडीशन हेमीजाइगस है बच्चे, यहां एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। तो आप बताएंगे कि यहां पर नॉर्मल मेल है तो ये वाला डब्बा, अफेक्टेड मेल है तो ये वाला डब्बा। इधर देखो, ये नॉर्मल फीमेल, ये भी नॉर्मल फीमेल, लेकिन ये फीमेल जो है बच्चे, इसके अंदर आपको बताना है कि कलर फिल करेंगे तो ये अफेक्टेड का सिंबल हो जाएगा, अफेक्टेड का सिंबल हो जाएगा। अब अगर कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करें कि भाई फीमेलनेस में और मेलनेस में ये कैसे कैरेक्टर आपको दिखेंगे, तो उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूं। सबसे पहले तो इन सिंबल्स को आप समझ लीजिए। एग्जाम में पेडिग्री एनालिसिस अगर कलर ब्लाइंडनेस का आता है तो कैसे आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। सिंपल रखिए चीजों को, बहुत आसान है बच्चे। हमने पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है जेनेटिक्स वाले टॉपिक में और पेडिग्री एनालिसिस को तो खास करके ऐसा हुआ बना दिया। और मैं आपको बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन इतने कोई बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड पेडिग्री नहीं है एग्जाम के अंदर इतनी। एनसीईआरटी की पेडिग्री भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं डिजीज पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। आप सोचिए कि अगर मैंने एक पेडिग्री यहां पर बनाई, मैंने कहा कि भाई एक मेल है, एक फीमेल है, उसके तीन बच्चे हैं, पहला बच्चा मेल, दूसरा बच्चा फीमेल, तीसरा बच्चा फीमेल, तीन बच्चे मैंने बनाए यहां पर। अब मैं कह रहा हूं कि इनमें से जो मेल वाला बच्चा है बच्चे वो अफेक्टेड आ गया। नॉर्मल मेल और फीमेल थे, बिल्कुल थे, इनमें डिजीज नहीं दिख रहा था। लेकिन जनरेशन में पहला बच्चा मेल जो था बच्चे वो अफेक्टेड दिख गया आपको। अब अफेक्टेड मेल दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप इसका जीनोटाइप लिख लो अफेक्टेड का। तो हम बताते हैं एक्स सी वाई आएगा सर, और इनका जीनोटाइप आएगा एक्स एक्स और एक्स एक्स। अब एक समझने वाली बात देखिए,
अगर यहां हम मेल के एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की बात करें तो बताइएगा कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तो क्या ये मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल से कहता है? नहीं, वाई क्रोमोसोम तो हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर करता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं। तो सिंपल बात है कि दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम मेल का और एक क्रोमोसोम फीमेल का होता है। तो बताइए कि जो वाई क्रोमोसोम है वो तो मेरा है, तो एक्स क्रोमोसोम यहां किसका आया होगा? जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है बच्चे जिस पर ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं मेल का तो ये सिंबल बता दूंगा, फीमेल के केस में आप बताओगे कि फीमेल कैरियर भी आ सकती है और फीमेल नॉर्मल भी आ सकती है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल मेल है ना, मैरी मैरी विद द नॉर्मल फीमेल, बट मेल फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड या थर्ड कहीं पर भी मेल रख देता, मेल चाइल्ड उनका अफेक्टेड आ गया है, तो बताएंगे कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप बताइए मेल नॉर्मल है यहां पर, तो मेल में तो कंडीशन है ही नहीं डिजीज वाली, तो इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल का एक्स एक्स मिला होगा तो ये एक्स वाई बना है। बच्चा कहता है कि क्या नॉर्मल मेल नहीं आ सकता? आप बताइए नॉर्मल मेल भी आ सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां जो पेडिग्री आपको दी गई है उस पेडिग्री के अंदर आपको एक मेल अफेक्टेड और दो फीमेल नॉर्मल दी गई है, तो इन दोनों में से जो जीनोटाइप है वो इस टाइप का हो सकता है। क्या ये जीनोटाइप वाइस वर्सा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप यहां और करके लिखिए, इसका जीनोटाइप एक्स एक्स और इसका जीनोटाइप एक्स सी हो सकता है। सही बात है ये। आप बताइए कि अगर इसी कैटेगरी को थोड़ा सा मैं और चेंज कर दूं आपके लिए और मैं कहूं कि भाई ये मेल ये फीमेल, इनमें क्रॉस, इनके तीन बच्चे, पहला बच्चा फीमेल, दूसरा बच्चा मेल, तीसरा बच्चा मेल, चौथा बच्चा फीमेल, ऐसे चार बच्चे बना लिए मैंने, ठीक है। और इसमें से मैं कहूं कि एक मेल जो है बच्चे वो अफेक्टेड आ गया, एक मेल जो है वो क्या आ गया? अफेक्टेड आ गया। तो आप बताओ कि भाई ये एक्स लिंक्ड चल रहा है, रिसेसिव वाला चल रहा है, तो वही कंडीशन है कि इसका तो पहले आप एक्स वाई का जीनोटाइप लिख लो, ये वाला, क्योंकि मेल में अगर डिजीज आ गया और फीमेल में डिजीज नहीं है तो इसका मतलब फीमेल जो है वो यहां पर कैरियर है। आसान है चीज बिल्कुल ही। अब इसमें जीनोटाइप क्या बन सकता है? एक तो ये जो कि अफेक्टेड मिल गया हमें, एक नॉर्मल एक्स वाई भी मिल सकता है, एक नॉर्मल एक्स एक्स मिल सकता है, एक नॉर्मल एक्स एक्स सी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यही जीनोटाइप बनेंगे और इससे ज्यादा बड़ी आपसे कैटेगरी पूछी नहीं जाएगी। अब दूसरी बात सोच के देखो, अगर इसी को मैं आगे और बढ़ा दूं, मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट, सुनिएगा बात ध्यान से, इस मेल और फीमेल पेरेंट के आगे तीन बच्चे, एक मेल, फीमेल और फीमेल, सही है। ये जो मेल है बच्चे ये अफेक्टेड है, तो बच्चा कहता है एक्स वाई सी आ गया, एक्स एक्स और एक्स एक्स है, ये एक्स वाई और एक्स एक्स सी आ गया। ये तो बच्चे को क्लियर है कि भाई ये कलर ब्लाइंडनेस का एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो सकता है, हो गया। अब आप बताइए कि अगर इसे हम आगे शादी करवाएं किसी दूसरे मेल से और मेल से शादी करने के बाद वही जनरेशन हम बताएं फीमेल, मेल और फीमेल डेवलप होते हैं और किसी में भी डिजीज नहीं है, किसी में भी डिजीज नहीं है, तो आप बताना ये था एक्स एक्स सी वाला और ये था एक्स एक्स वाला, तभी तो आगे किसी में डिजीज नहीं आया। लेकिन अगर आगे बच्चे मेल में आपके पास डिजीज आ जाता है, मेल में आपके पास आगे डिजीज आ जाता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल था और ये एक्स एक्स सी वाला था, तभी तो इधर एक्स वाई के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास बैठा होगा। तो देखिए, फीमेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड, फीमेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड, जनरेशन टू जनरेशन यही बात बैठ रही है ना। तो आप इसे बताएंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेडिग्री नहीं आती है एग्जाम के अंदर। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगी। एनसीईआरटी की दोनों पेडिग्रीज भी मैं आपको बता दूंगा, ऑटोसोमल भी मैं आपको बता दूंगा, और ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये ध्यान रखिए, ये किसके लिए दिया गया है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए। सेम टू सेम पेडिग्री बनेगी हीमोफीलिया के लिए, हीमोफीलिया के लिए। तो दूसरा जो डिजीज है बच्चे वो हमारे पास हीमोफीलिया का है। आप यहां इनको XXCC करके भी कर सकते हो। मैं एक और इसका एग्जांपल दे सकता हूं। पेडिग्री तो चाहे मेरे से जितनी मर्जी बनवा लो आप। अब आप बताओ कि भाई इसमें अगर मैं ये वाला आपको सिंबल लिख के दूं, मेल फीमेल फीमेल मेल, ये सिंबल, और आप देखिए कि इसका अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की, तो ये तो XY और ये XC आएगा, तभी तो डिजीज दिखा है वहां पर। अब आप सोच के देखो, इसमें मेल जो आएंगे ना वो सारे अफेक्टेड आएंगे। होमोजाइगस अगर फीमेल है अफेक्टेड, तो बताओ सारे के सारे मेल भी आएंगे अफेक्टेड, और सारी की सारी फीमेल कैरियर होंगी, सारी की सारी फीमेल कैरियर होंगी। ये ध्यान रखिएगा आप। फीमेल अगर अफेक्टेड है तो सारे मेल अफेक्टेड है, फीमेल अगर नॉर्मल है तो कोई मेल अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इस बात को आपको समझना होगा यहां पर। मतलब ऐसी पेडिग्री कोई भी आपको बना के दे इनमें से किसी भी टाइप की, आप इसे प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। मेरे कहने से कि भाई आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ये कंडीशन याद कर लीजिए, उससे नहीं। आप ये चीजें केवल और केवल प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ये आप ज्यादा आसानी से खुद एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटी के साथ कर पाएंगे जीनोटाइप लिखते हुए। ये ध्यान रखिए, पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने का तरीका। आपको सिंबल सही से पता होने चाहिए, आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, XY क्रोमोसोम किसका है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, यहीं पर दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास बनेगी बच्चे, वो हीमोफीलिया डिजीज के लिए आएगी। मैं सबसे पहले तो हीमोफीलिया डिजीज के बारे में एनसीईआरटी आपको समझा दूं। एनसीईआरटी ने हीमोफीलिया डिजीज के बारे में हमें क्या लिख के दिया है। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे पास बच्चे वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लोट का जो फॉर्मेशन होता है वो डिले हो जाता है। ब्लड क्लोट का जो फॉर्मेशन है वो डिले हो जाता है। जब हम ब्लड क्लोट के फॉर्मेशन के डिले की बात करते हैं, ब्लड क्लोट के फॉर्मेशन के डिले की बात करते हैं, तो आपको समझनी होगी ये बात कि एनसीईआरटी यहाँ कैस्केड ऑफ द प्रोटीन्स की बात करती है या कैस्केड ऑफ द फैक्टर्स की बात करती है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जब हमारी चोट लगती है तो चोट लगने पर ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने पर थोड़ी देर बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहां पर ऊपर क्लोट बन जाता है जिस जगह पे चोट लगी है। उन्हें क्लोटिंग फैक्टर्स कहा जाता है, और ये क्लोटिंग फैक्टर्स मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। जब आप ब्लड क्लोट पढ़ते हैं डिटेल में तब पता चलेगा। कैस्केड का मतलब हो गया सीरीज ऑफ द, आपके पास क्या है, एक फैक्टर्स की बात है। वो फैक्टर सीरीज में काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। इस सीरीज में से अगर एक भी फैक्टर आधा कम हो गया तो बताइए सीरीज टूट गई। तो क्लोट बनने में बच्चे डिले हो जाता है, ब्लड लॉस बेटा ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, बोलिए, ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली डेथ हो जाती है। तो आपको बताना है कि हीमोफिलिक जो होते हैं बच्चे, हीमोफिलिया में भी आपको बताना है ब्लड क्लोट फॉर्मेशन डिले हो रहा है एक जीन में चेंज, म्यूटेशन की वजह से, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही होता है, और उसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा कहता है सर कलर ब्लाइंडनेस भी तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव था। बोलो हाँ, हम इनकी पेडिग्री सेम तरीके से ले सकते हैं। मैं चारों पेडिग्री दूंगा, ये वाली पेडिग्री आपको हीमोफीलिया में नहीं बतानी है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसका भी रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है ना। डायग्राम तीन के बारे में बात करते हैं पहले हम। आप बताइए कि अगर हम बता रहे हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसका जीन अगर यहां मेल में हमारे पास दिखाई दे रहा है तो XHY होगा। इसका मींस मेल जो है वो यहाँ XY है नॉर्मल, लेकिन फीमेल जो है उसमें XH है। क्योंकि अगर दोनों X पर H होता तो बच्चे ये भी अफेक्टेड हो जाती, और ये कैटेगरी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, मैं क्लियर करूंगा ये बात भी। तो इसका मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं ये, या तो ये, या फिर मैं बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी इसकी नॉर्मल और इसकी बनेगी पॉसिबिलिटी ये। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये सिंपल सी कैटेगरी है जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ही आपको यहां पर भी करना है। मेल यहां फर्स्ट चाइल्ड था, मेल यहां थर्ड चाइल्ड है,
तो भी कंडीशन वही बैठेगी, एक्स वाई एक्स एक्स एच एक्स 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 वाई एक्स एच वाई एक्स एक्स एच, और इसका नॉर्मल भी जीनोटाइप हो सकता है और इसका अफेक्टेड मतलब कैरियर वाला हो सकता है। तो बताइए हीमोफीलिया की नॉर्मल आपको अगर दी जाती है पेडिग्री तो ऐसी दी जाती है। दूसरी बात है कि अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें, तीसरी जनरेशन तक जाना चाहें, तो वही बात आ जाएगी, इनका आप लिखो एक्स एच वाई, तो एक्स एच वाई लिखते ये एक्स एच एच एक्स एक्स एच हो जाएगा, और ये एक्स वाई पेडिग्री का आप लिख सकते हो आराम से बच्चे, जीनोटाइप लिखते जाइए आंसर आते जाएंगे। अब आप बताइए ये एक्स एक्स भी हो सकता है और ये एक्स एक्स भी हो सकता है, लेकिन इसके पेरेंट जो हैं उनमें से जो आगे बच्चा सेकंड नंबर का आया है, अगर वो हीमोफिलिक है तो इसका मतलब ये पक्का कैरियर फीमेल थी, कैरियर फीमेल थी। और अगर ये मेल नॉर्मल होता तो नॉर्मल केस होता। अब यहां समझने की बात ये है कि ये वाली कैटेगरी आपको, पेडिग्री जो है, कैटेगरी जो है बच्चे, ये आपको नहीं बतानी है, पॉसिबिलिटी नहीं बतानी है। किसके लिए हम बताएंगे? हाँ, हीमोफीलिया के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो फिर भी चलो ये पॉसिबल था, लेकिन किसके लिए पॉसिबल नहीं बताना है आपको, तो हम बताते हैं ये हमें किसके लिए नहीं बताना, तो हम बताएंगे कि भाई हीमोफीलिया के लिए नहीं बताना। क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल्स होती हैं बच्चे, ये डेड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो इसका मतलब ये तो आपको जनरली मिलता ही नहीं है कि भाई ऐसा हमें देखने को मिला है कि हीमोफिलिक अगर ऑटोसोमल तो है नहीं ये डिजीज, ये सेक्स लिंक्ड है और उसमें भी रिसेसिव है। तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड जो डिजीज हीमोफीलिया का जीन है बच्चे एक्स क्रोमोसोम पर, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये आपको समझना होगा, इस बात को आप समझिएगा। इसलिए ये वाली पेडिग्री कभी आपको दी जाए तो ये हीमोफीलिया की नहीं बतानी है, कलर ब्लाइंडनेस की आप इसे बता सकते हैं। हीमोफीलिया की नहीं बतानी है, कलर ब्लाइंडनेस की आप इसे बता सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक पेडिग्री और मैं आपको जो दोनों के लिए बताना चाहता हूं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी और हीमोफीलिया के लिए। ये वाली पेडिग्री तो मैंने फीमेल को कैरियर या फीमेल को डिजीज वाले मानते हुए किया है। एक अब मेल अगर यहां अफेक्टेड हो, मतलब मेल जो है बच्चे उसमें डिजीज हो, तो फीमेल्स पर उसका क्या इफेक्ट आएगा उस पर भी हम बात करते हैं। रिसेसिव के लिए ही बात कर रहा हूं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ही बात कर रहा हूं। तो आप बताइए कि अगर इस पेडिग्री में हम देखें कि भाई मेल अफेक्टेड है लेकिन फीमेल हमें नॉर्मल मिल रही है, और आप बताइए आगे जनरेशन में आपके पास ये बच्चे हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो आप बताइए कि अगर सारे मेल आपको नॉर्मल मिल रहे हैं तो आप बताएंगे कि ये नॉर्मल फीमेल थी, ये हीमोफिलिक मेल था, तो मेल का एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल में जाना है। तो इसमें कंडीशन आएगी एक्स 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 एच एक्स एक्स एच एक्स एक्स एच। लेकिन जो मेल आएंगे वो नॉर्मल इसलिए आएंगे क्योंकि फीमेल पूरी तरह से नॉर्मल है, पूरी तरह से नॉर्मल है। ये बात आप बताइए हीमोफीलिया के लिए भी सेट बैठती है, और ये बात आप बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी सेट बैठती है। लेकिन यही अगर इस कैटेगरी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं और चेंज करके मैं बताऊं कि भाई जो मेरे पास मेल है वो तो अफेक्टेड है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो एक्स एच वाई, और जो फीमेल है बेटा वो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एक्स एक्स वाली कंडीशन है। लेकिन आप बताएं कि भाई जो जनरेशन हमारे पास आई है उस जनरेशन में एक्स 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 एच वाई और एक्स एक्स वाली कंडीशन में तो ये जनरेशन हमने बना ली थी। अब मैं कह रहा हूं कि कोई कोई ना कोई मेल अफेक्टेड आ गया, तो इसका मतलब कंडीशन ये है, इसका मतलब फीमेल यहां कैरियर थी, फीमेल यहां कैरियर थी। फीमेल अगर कैरियर थी ना बेटा, तो आप सोच के देखो, ये डिजीज वाला एक्स वाई एक्स एच वाई वाला, ये नॉर्मल वाला एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई। अब फीमेल आपके पास या तो कैरियर आ सकती है एक्स एक्स एच, और या फिर होमोजाइगस हो सकती है, क्योंकि दोनों एक्स एच वाले जो क्रोमोसोम है वो आ जाए जीन को लेकर। तो बताइए इस कंडीशन में ये वाला जो फीमेल होगा
ये बताइए कि भाई डेड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब आप सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो कि अगर बच्चे, मैं ऐसा कोई आपको पेडिग्री दे दूं जिसमें मेल नॉर्मल हो और आगे, सॉरी, मेल अफेक्टेड हो और आगे मेल भी अफेक्टेड आ जाए, मेल अफेक्टेड हो, मेल भी अफेक्टेड आ जाए, मेल से आगे मेल अफेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जो फीमेल यहां नॉर्मल थी वो नॉर्मल नहीं, कैरियर थी। और कैरियर होने के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी यह भी है कि उसमें फीमेल्स जो है बच्चे वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगी आगे। अगर आपके पास 10 फीमेल बच्चे दिए जाएं, उनमें से आप बताइए कि कितने बच्चों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप बताइए 5 की। मेल्स में आप बताइए 10 के 10 जिंदा रहेंगे, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, डिजीज की नहीं, डिजीज की नहीं पूछ रहा हूं, जिंदा रहने की पूछ रहा हूं। इसमें आप बताइए क्या ये पेडिग्री अगर मैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए लेकर आऊंगा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैं पूछूंगा, तो बताइए जितनी फीमेल होंगी सारी सर्वाइव करेंगी, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो कलर ब्लाइंड होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो कैरियर होंगी। लेकिन हीमोफीलिया के केस में आप बताइएगा ये सर्वाइव नहीं करेंगी आगे। तो मैं ऐसी कोई पेडिग्री आपको देके अगर आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए कि भाई इसमें ये पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस की है या हीमोफीलिया की है, तो अगर मैं इस वाले डिजीज को, मतलब कॉम्बिनेशन को, XH वाले को जिंदा दिखा रहा हूं रिसेसिव के साथ, तो इसका मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस की है। लेकिन अगर मैं इसे दिखा नहीं रहा हूं तो इसका मतलब है ये हीमोफीलिया की है। ये ध्यान रखिएगा आप इस बात का, है ना। ये दोनों डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, आप एनसीईआरटी से पढ़िए और इनकी पेडिग्री का एक्सपेरिमेंट भी करिए। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं अभी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद मैं ऑटोसोमल रिसेसिव वाला लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सिंड्रोम्स भी साथ के साथ करवा दूंगा और एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम भी। तब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा। ये बातें कभी भी बच्चे आपको समझ नहीं आएंगी ऐसे। आप हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को एक्स लिंक बता के प्रैक्टिस करके देखिए, पेडिग्री का आसानी से हो पाएगा। आप जीनोटाइप लिखिए, जीनोटाइप लिखने से ही काम बनेगा बच्चे पेडिग्री एनालिसिस में। और एग्जाम में कोई ये नहीं है कि भाई 50 के 50 क्वेश्चन ही पेडिग्री एनालिसिस के, एक क्वेश्चन आता है पेडिग्री एनालिसिस का और भी सिंपल होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हम इस टॉपिक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास के लास्ट में दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जितने भी हमें दिए गए हैं तीनों वो, और सिंड्रोम सारे बता दूंगा। पेडिग्री एनालिसिस नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास होगी पीओआई की, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।